अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खावर। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम के हवाले से, जहां पंजाब में मौसम ने एक बार फिर करवट लेने की तैयारी कर ली है। सूबे में हम देख रहे हैं कि 8 अप्रैल यानी कि आज से 11 अप्रैल तक गर्द आलूद हवाओं, गरज चमक और बारिशों की पेशगोई की गई है। इसी हवाले से महकमा मौसमियात और PDM पंजाब ने अलर्ट जारी करते हुए शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत भी जारी कर दी हैं। रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, जेहलम और गुजरांवाला समेत बालाई पंजाब के कई अजला में तेज़ हवाओं के साथ बारिश भी मुतवक्के है, जबकि इसके साथ साथ लाहौर, कसूर, सियालकोट, नारोवाल, ओकाड़ा, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, झंग, खुशाब, सरगोदा और मियाँ वाली में भी कहा जा रहा है कि आंधी और हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश हो सकती है। PDM ने मुतरब्बे किया है कि रमा माह दर्जा हरारत में 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजाफे का भी इम्कान है, यानी कि गर्मी जो है वो काफ़ी शदीद हो सकती है इस बार, जिससे गर्मी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा हो सकता है। माहिरीन ये कह रहे हैं कि ऐसे मौसम में अगर हम ज़राअत के हवाले से बात करें, ट्रैफिक की बात करें, तामीरात और हमारी जो आम जिंदगी है उस पर बराह रास्त असरात मुरतब हो सकते हैं। और ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम माहिरीन से ही जानें कि मौसम की ये तब्दीलियाँ किस हद तक ख़तरनाक हो सकती हैं और हमें किस किस्म की पेश की तैयारियाँ करनी चाहिए। मेट्रोलॉजिस्ट हैं अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आज से जब हम बात कर रहे हैं 11 अप्रैल के दौरान मुत्तफ़क़े बारिशों की शिद्दत और दौरानिया, ये किस हद तक हो सकता है? जी बहुत शुक्रिया। आपने जैसे तकरीबन मोस्टली बातों को जो है वो कवर कर लिया है। ये जो बारिशें हैं ये मुल्क के मोस्टली अपर इलाकों में है, जिसमें शुमाली पंजाब, अगर हम पंजाब की बात करें तो मोस्टली वस्ती से ऊपर का जो पंजाब है वहाँ पर ज़्यादा बारिशों के इम्कानात हैं। और बारिशें भी इस तरह हैं कि क्योंकि अब हम गर्मी और हमारा लैप्स जो है टेम्परेचर लैप्स में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो जहाँ भी बारिश होगी, जो खिता पोटोहार है, लाहौर है, इससे मुल्हिका इलाके या शुमाल मशरकी पंजाब है, तो इन इलाकों में तेज़ आंधी के साथ जो है दरमियानी से मोतदिल तक बारिश हो सकती है। ताहम इसके साथ साथ जो इंतहाई पोटोहार जिनके शुमाली इलाके हैं, तलकंग या इस चकवाल, इससे मुल्हिका इलाके, यहाँ पर चंद मुकामात पर हेल स्टॉर्म भी हो सकता है। तो ये जो बारिशें हैं ये अब क्योंकि गंदम की कटाई का मौसम है, तो बारानी इलाकों में या इन इलाकों में जहाँ बारिश हो रही है ये गंदम की फसल को मुतासिर कर सकती हैं। ठीक है। और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि जो दर्जा हरारत है, टेम्परेचर है, उसमें 4 से 7 डिग्री इजाफा इसी महीने में हो सकता है, इसकी सबसे बड़ी वजूहात आप क्या देख रहे हैं? और ये जो इजाफा है ये फिर कितने दिनों तक आपको लगता है कि स्टे करेगा? देखें जी, इजाफा ऑलरेडी हो चुका हुआ है और पिछले 2 से 3 दिन से जो है वो पाकिस्तान के जनूबी इलाकों, बिलखसूस शुमाली सिंध, बलूचिस्तान के मगरबी और जनूबी इलाके या सदरन पंजाब या वस्ती पंजाब में टेम्परेचर जो हैं वो तकरीबन 4 से 7 डिग्री नॉर्मल से ज़्यादा चल रहे हैं। जैसा कि आपके सिंध के अक्सर जो शहर हैं वहाँ पर दर्जा हरारत 46 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया है। क्योंकि हमारे पास इस साल सर्दियों में बारिशें कम हुई हैं और उसकी वजह से जो है वो हमारा एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट जो है वो क्लियर रहा है, और उसकी वजह से जब सूरज ने अपनी शिद्दत दिखानी शुरू कर दी है तो ये टेम्परेचर्स बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के जो वेदर पैटर्न्स हैं वो अब चेंज हो रहे हैं। ठीक है। और ये जो अभी हालिया बारिशों की हवाले से हम बात कर रहे हैं, इनसे फसलों पर, ज़राअत पर कोई ख़ास असर पड़ सकता है? जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए कोई मशवरा आप देना चाहते हो? देखें जी, अपर कैचमेंट एरियाज़ जो हैं वहाँ पर तो आपकी जो बारिश होगी तो वो तो आपके वाटर रिजर्वायर्स के लिए काफ़ी मुफीद होगी। ताहम इस वक्त पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में जो है वो गंदम की कटाई का सीज़न है, तो जिन इलाकों में बारिश होगी वो किसानों के लिए थोड़ी सी जो है वो ख़तरनाक हो सकती है। तेज़ हवाएँ जो हैं वो उनकी फसल को मुतासर कर सकती हैं। अगर बारिश होती है तो कटाई का सीज़न है, उससे फसल जो है वो भीग सकती है। तो इस हिसाब से किसानों के लिए मशवरा ये है कि वो प्रिकॉशनरी जो है वो अपना काम जल्द अज जल्द करने की कोशिश करें जहां पर कटाई हो रही है, और जहां कटाई नहीं हो रही है तो जाहिर है अगर बारिश होती है तो फिर किसान क्या कर सकता है। ठीक है। और अंजुम साहब, इस 4 दिन के स्पैन में आप देख रहे हैं कोई बड़ा तूफान या कोई यालाबारी? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि गर्द आलूद हवाएं या तेज़ आंधी आ सकती है, और इंतहाई शुमाली जो पोटोहार रीजन है वहाँ पर इक्का दुक्का मुकामात पर हेल स्टॉर्म हो सकता है। तो जहाँ आंधी आएगी जाहिर है वहाँ पर जो सोलर पैनल लगे हुए हैं या बिजली के खंभे या दरख्त जो हैं उनके गिरने का या मुतासर होने का अंदेशा हो सकता है। या फिर जो आपकी इंतहाई शुमाली पोटोहार रीजन है जहाँ अगर हेल स्टॉर्म हो जाता है तो वहाँ पर उनकी फसलों को नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान के जनूबी इलाकों में
इस हीट की वजह से जो ऑलरेडी ड्राउट या खुश्कसाली का एक स्पेल चल रहा है उसमें मजीद शिद्दत आ सकती है। ठीक है, और जब क्लाइमेट चेंज के हवाले से हम बात करते हैं उसके तनाजुर में आपको लग रहा है रवा साल की गर्मियां को गैर मामूली रुझानात देखने को मिलेंगे? क्योंकि लास्ट ईयर काफ़ी सालों से हम एक पैटर्न देख रहे हैं कि गर्मी मुसलसल बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, कुछ इसी किस्म की सिचुएशन नज़र आ रही है। और जैसा कि अभी हम अप्रैल के आगाज़ में हैं तो अप्रैल में मज़ीद इसके बाद 1 से 2 हीट वेव्स के इम्कानात मौजूद होंगे। ताहम इस तरह हमारा मई भी गर्म जाने की तवक्को है। और जैसा कि हमने अप्रैल मई जून इन 3 महीनों की ऑलरेडी जो सीजनल फोरकास्ट दी है उसके तहत जो दर्जे हरारत हैं वो मामूल से ज़्यादा ही रहेंगे, चाहे वो मैक्सिमम हो या मिनिमम। ताहम बारिश का कोई ख़ास इम्कान नहीं है। ठीक है, और इसके साथ साथ जैसे ऑब्वियसली सारे इदारों के साथ कनेक्टेड रहता है महकमा मौसमियात, PDMA की जानिब से या दीगर इदारों ने इस हंगामी सूरत से निपटने के लिए तमाम तर तैयारियां क्या की गई हैं? जी देखें, ऑलरेडी जो है अप्रैल के आगाज़ से ही जो है वो कंटीजेंसी प्लान्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और क्योंकि ये ऑलरेडी डेवलप्ड हैं और तमाम इदारे जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो क्लोज लाइजनिंग में होते हैं। जो भी महकमा मौसमियात एडवाइजरी देता है वो वेल बिफोर टाइम जो होता है वो तमाम स्टेक होल्डर्स को चली जाती हैं और इस तरह जो है ये ग्रास रूट लेवल तक जो है इंफॉर्मेशन पहुँच जाती है और तमाम इदारे इस हिसाब से अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेट्रोलॉजिस्ट अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और मौसम की सूरत हाल है कि अब आज के दिन से लेकर 11 तारीख तक कुछ बारिशें भी मुतवक्के हैं और जिस तरह से अंजुम साहब ने भी बताया है कि इस साल भी जो गर्मियां हैं वो अपने पीक पर होंगी, टेम्परेचर एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम तमाम लोगों को इस हवाले से एहतियात करने की भी ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के हवाले से, जिसकी तैयारियाँ इस वक्त उरूज पर पहुँच चुकी हैं, जहाँ मैच ऑफिशियल्स का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। HBL PSL के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जारी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं, जिसके मुताबिक लीग में 13 अंपायर्स हैं, 7 मैच रेफरीज हैं जो कि अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। ICC के एलीट पैनल में शामिल एहसन रजा, पॉल राइफल और कुमार धर्मासेना समेत एलेक्स वॉफ और क्रिस ब्राउन अंपायरिंग पैनल का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान से सलीम डार होंगे, आसिफ याकूब हैं, फैसल खान हैं, आफरीदी हैं, राशिद रियाज और वकार भी अंपायरिंग के फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। जबकि PCB के एलीट पैनल के अब्दुल मुकीत, नासिर हुसैन, तारिक रशीद और जुल्फ़िकार जान भी इसमें शामिल हैं। इस हवाले से ये भी याद रहे कि पाकिस्तान सुपर लीग 10 का इफ्तिताही मैच 11 अप्रैल को रावलपिंडी स्टेडियम में दिफाए चैम्पियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा। रावलपिंडी स्टेडियम इफ्तिताही मैच समेत 11 मैचेस की मेज़बानी करने जा रहा है। जबकि कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की बात करें तो 18 मई को होने वाले फाइनल को अगर हम मिला लें तो उसके समेत 13 मैचेस हैं जो कि लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में होंगे। लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम इसकी मेज़बानी करेगा। कराची और मुल्तान में 5-5 मैचेस होंगे। पेशावर में 8 अप्रैल को नुमाइशी मैच खेला जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम की जानिब से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के इस्तीफ़े से मुताल्लिक बयान भी सामने आ गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम ने इन अफवाहों की तरदीद की है कि वफाकी वज़ीर दाखिला और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने PCB चेयरमैन के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। हाल ही में मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मुंतखब हुए हैं, जिसके बायस कई खेलों की वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पेजेस पर खबर शाया हुई कि हो सकता है कि अब मसरूफियत के बायस मोहसिन नकवी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें। उधर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में भी सुस्त ओवर रेट के बायस जुर्माने का सामना करना पड़ा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जवाबित के मुताबिक मुकर्रर वक्त में ओवर्स मुकम्मल न करने पर टीम को मैच फीस का एक मखसूस फीसद बतौर जुर्माना अदा करना पड़ता है और पाकिस्तान टीम को इससे पहले भी इस सीरीज़ में सुस्त ओवर रेट के बायस जुर्माने का सामना करना पड़ा था, जिस पर क्रिकेट हलकों में तशवीश का इजहार भी किया जा रहा है। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर ने हमें ज्वाइन किया। ताबिश, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात कर लेते हैं। इस बार 10वें एडिशन को लेकर कितने एक्साइटेड हैं आप? आपको क्या लग रहा है, क्या नई चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी? अभी जिस तरह से PSL 10 के लिए बैनुल-अक़वामी अंपायर्स भी होंगे, रेफरीज भी होंगे, इनकी शमूलियत को आप किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहले बहुत शुक्रिया अनवार खावर और आपकी पूरी मैनेजमेंट का, जिसने मुझे एक बार फिर से मदद किया आपके इतने खूबसूरत प्रोग्राम में। और ये हुस्न है पाकिस्तान का, जहाँ ना सिर्फ क्रिकेट खेली जाती है, देखी जाती है, बेहद पसंद की जाती है। पाकिस्तान सुपर लीग का ये 10वां एडिशन है और इसके साथ साथ मैं पूरे पाकिस्तान भर में कई मुख्तलिफ लीग देख रहा हूँ जो हो रही हैं, जो बड़ी खुशाइंद है वो खिलाड़ियों के लिए, वो स्ट्रगलिंग क्रिकेटर्स के लिए, जिनका ये शायद क्रिकेट ही है जो ब्रेड एंड बटर है। आप देखें PSL पाकिस्तान की क्रिकेट का सबसे बड़ा ब्रांड है, फिर हम कश्मीर प्रीमियर लीग देखते हैं,
सिंध प्रीमियर लीग देखते हैं, फिर साथ साथ कश्मीर सुप्रीम लीग आ रही है, कराची प्रीमियर लीग हुई, अब एक और इवेंट कराची में होने जा रहा है सेलिब्रिटी T10 लीग, और उसकी बड़ी धूम है पूरे शहर के अंदर। तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप बाय द PCB, और इस तरह के क्रिकेट इवेंट्स हो रहे हैं। फिर हम ग्लोबल लीग देख रहे हैं जहाँ सेलिब्रिटीज एंड क्रिकेटर्स एक साथ हो रहे हैं, और खास तौर पे मैं सेलिब्रिटी T10 लीग के वाले से बात करूं तो पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख का पहला इतना बड़ा जबरदस्त इवेंट होने जा रहा है कराची में। और साथ साथ PSL उसके फौरन बाद तो बड़ी एक अमेजिंग बात है, और PSL आपको पता है पाकिस्तान की क्रिकेट का इस वक्त वन ऑफ द ग्रेट ब्रांड है। तो ब्रांड के हवाले से बड़े बड़े नाम आप देखेंगे फ्रेंचाइज के अंदर, डेविड वार्नर एक साथ मुंसलिक हैं, सतह से जो है वाबस्ता जो एम्पायर एंड मैच रेफरीज है वो हैं, फिर कुछ रूल्स मुतारिफ कराए गए हैं, पूरे ऐसे कैमराज जो है वो मुतारिफ कराए गए हैं। जो मैंने चंद आर्टिकल्स पढ़े तो उससे मुझे भी अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है दिन ब दिन अपने अंदर की जो टेक्निकल मयार है उनको बेहतर कर रहा है। मैं सलाम पेश करूंगा डॉक्टर जो सुमेर अहमद सईद साहब हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, और इस वक्त CEO के तौर पर बहैसियत PCB के अंदर अपने अहम ओहदे पर फायज हैं, और जो उनकी फैसला है तो उन्होंने उनके सामने लाए। एक वाहिद मुझसे नकवी थे, उन्होंने जो पुरानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर अफसरान की एक फौज थी उसमें तब्दीली की, और उन लोगों को सामने लाए जो शायद नए चेहरे हैं। इनमें कुछ नाम है जिनमें सुमेर अहमद सईद का मैंने नाम लिया, वन ऑफ द फाइनेस्ट मैन, जो एक कैलिबर वाले आदमी है, बड़ी जबरदस्त। ठीक है, अच्छा ताबिश, जिस तरह से वेन्यूज मैंने डिस्कस किए कि रावलपिंडी में तकरीबन को 11 मैचेस हैं, लाहौर में 13 मैचेस हैं, कराची और मुल्तान में 5-5 मैचेस हैं, पेशावर में नुमाइशी मैच होने जा रहा है, तो ये जो तकसीम देख रहे हैं वेन्यूज का तवाज़ुन आपको लग रहा है कि ये दुरुस्त है? अच्छा, ये सवाल बड़ा जबरदस्त है आपका। अगर इस एतबार से बात की जाए तो कराची तो बहुत बड़ा शहर है, और क्रिकेट लवर्स यहाँ बहुत ज्यादा हैं, क्रिकेट की नर्सरी यहाँ रही है, और लेकिन उसको उस एतबार से मैचेस नहीं दिए गए। आपको चाहिए था, अब इस पर मैं बात करूंगा, ये कि आपको चाहिए था अगर फैंस नहीं आते तो कुछ इस तरह की एक्टिविटीज होनी चाहिए थी कि फैंस आए। शटल सर्विस आपने लगाई है, लेकिन जो आपने सिक्योरिटी लगाई है, यकीनी तौर पर ये सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए हमारे जो हालात हैं मुल्क के उसको मद्देनजर रख के आपने की होगी, लेकिन फिर भी इस तरह 4 मैचेस देना इतना बड़ा शहर कराची को, ये बिल्कुल नाहक है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के लिए, अहलियाने कराची के लिए। फिर आपने पिंडी में 11, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप मुझे ये बताएं पिंडी में अगर क्राउड आता है तो मुल्तान और आपने लाहौर, ये 4 ही आपके पास ग्राउंड बचे हैं। आपने एक एग्जीबिशन मैच करा दिया पेशावर में, तो आप एक एग्जीबिशन मैच अगर जो पेशावर में कराना था वही एग्जीबिशन मैच ग्वादर के जो सबसे खूबसूरत स्टेडियम है वहां करा देते तो मजा ही अलग आ जाता। और फिर आप जो है कोयटा के अंदर मैच कराते वो जबरदस्त हो जाता। आप पेशावर में बाकायदा एक दो वेन्यू के मैचेस रखते, इस तरह तो इसी तरह तो ग्राउंड्स बनेंगे। आपने बाकायदा विजिट करना, चैनल पर की विजिट हुई हैदराबाद के तारीखी स्टेडियम पर, नियाज क्रिकेट स्टेडियम पर, कोई वहां काम किया गया। आपके यहाँ इतने सारे स्टेडियम्स हैं, फैसलाबाद स्टेडियम है, वहां भी एक लीग खत्म हुई, गुजरावाला स्टेडियम है, वहां एक लीग खत्म हुई। तो आपको तो चाहिए कि इस तरह इनिशिएटिव लें, पूरे पाकिस्तान में जहां जहां क्रिकेट मौजूद है वहां की क्रिकेट को जगाएं, उठाएं, लेकर आए। जब आप वहां क्रिकेट जो है कराएंगे तो ही तो आप इस इधर जो तादाद है तकरीबन 6 से 8 टीमों की उसमें इजाफा करेंगे, और मजीद इजाफा होने के बाद फैसलाबाद की भी टीम आप देखेंगे, आप जो है खुशदार की टीम देखेंगे, आप ग्वादर की टीम देखेंगे, और आप क्रिकेट जो है बढ़ते हुए देखेंगे। तो ये बहुत जरूरी है, मैं समझता हूँ चेयरमैन PCB को चाहिए कि वो एक वाहिद ऐसी पर्सनैलिटी बोलती है, मतलब वो जो कहते हैं वो होते हुए हमने यहाँ पाकिस्तान में तो देखा है, तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी पर्सनैलिटी का भरपूर फायदा उठाएं और सामने आके काम कर पाएं, और ये सारी चीजें उनके ही होते हुए हो सकती है। लेकिन ताबिश अली, किस तरह से आप देख रहे हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी बन चुके हैं, सेनेटर भी हैं यहाँ पे, वजीर दाखिला भी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, उनके इस्तीफे को लेकर बहुत सारी खबरें गर्दिश करती रही कि शायद अब मसरूफियत ज़्यादा हो जाएगी तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का जो ओहदा है उससे मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। तो आपको लगता है कि ऐसे कोई डिसीजन अगर सामने आता है तो ये PSL के लिए कैसा होगा, PCB के आइंदा के मामलात पर किस तरह से होगा, और क्या ये पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बेहतर डिसीजन होगा जिस तरह से हमारी नेशनल टीम इस वक्त कारकर्दगी दिखा रही है? अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि PSL तक तो चेयरमैन साहब कहीं नहीं जा रहे हैं, नकवी साहब मौजूद हैं, अपनी जिम्मेदारियां अदा करेंगे, PSL के बाद कुछ ऐसा हो सकता है।
लेकिन आपको याद होगा मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा, दूसरे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर कहा, जब इंडियन चैनल्स ने मुझे लिया तो वहां भी मैंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब और जय शाह के दरमियान जो एक डेड लॉक था, जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को मेजबानी करनी थी और वो मामला था, तो उस वक्त एक डील हुई है। वो डील यही हुई है कि कुछ ना कुछ जो है हमने दिया है, कि कुछ चीजें हमने ली हैं, उसमें ये ओहदा भी हमने लिया। ये मैं इतना बड़ा बयान दे रहा हूँ, मैं समझता हूँ इसके बाद बहुत सारी बातें बनेंगी, लेकिन यकीनी तौर पर ये चीज हुई है और ये उसी के मतलब सर्कमस्टेंसेस जो सामने आए हैं। नकवी साहब को आपने जो है इतना बड़ा ओहदा दिया, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर आ गए, अब वो वहां प्रेसिडेंट बन गए, इंडिया पाकिस्तान नहीं आया, इस तरह मामला सारे तय पाए हैं। और अल्लाह करे मैं चाहता हूँ आने वाले दिनों में जो मुआहिदा हुआ उसके मुताबिक ही हमारे साथ जो है रिटेन किया जाए हिंदुस्तान की जानिब से। अगर उस तरीके से हिंदुस्तान ने हमें डील नहीं किया तो फिर बस वही बातें होंगी, हमेशा से हिंदुस्तान हमें धोखा देता आया है और हमने हमेशा से हिंदुस्तान की बात रखी है, फिर हम वही ये दगाबाजी होगी। तो ये दगाबाजी होनी नहीं चाहिए। ये कौन जो है हिंदुस्तान खिलाड़ियों को, चलें उम्मीद हम यही करते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो, जो कमिटमेंट हुई थी वो जरूर पूरी हो। अच्छा, इस वक्त कौन सी टीम आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा मजबूत नजर आ रही है आपको, या आपकी फेवरेट कौन सी है PSL 10 के लिए? आपके मुताबिक कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं या कौन सी ऐसी टीम है जो सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज होगी? इस वक्त देखिए कुछ बड़ी अच्छी तब्दीलियां की गई है। मैं नसीम शाह को भी देख रहा हूँ, वो भी बड़े जबरदस्त दिखाई दे रहे हैं। मेरी शादाब खान से बात हुई, उनकी बड़ी फोकस है इस्लामाबाद के हवाले से। फिर दीगर टीम्स को भी मैं देख रहा हूँ, डेविड वार्नर कराची में आ रहे, बड़ा खुशाइंद है। फिर सलमान अरशद इमर्जिंग बड़े जबरदस्त स्टार हैं, उनको मैं इस्लामाबाद के अंदर देखा है। तो मतलब बड़ी अच्छी तब्दीलियां शफलिंग हुई है और आप इस वक्त ये नहीं कह सकते कौन सी टीम बहुत अच्छी है। मैंने तो जो है एबी विलियर्स को भी देखा, जिस टीम के अंदर वो टीम हारती रही, जिस टीम में क्रिस गेल थे वो टीम शिकस्त खाती रही, और आपने देखा लाहौर की टीम सबसे बेस्ट टीम थी और वो पिछले 6 सीजन जो है मुसलसल हारती रही। फवाद राना साहब जब उस टीम के साथ मुंसलिक थे, आजकल फवाद राना साहब नहीं दिख रहे, मैं बड़ा नाखुश हूँ, काफी अरसे से मैं उन्हें देख ही नहीं रहा हूँ इस टीम पे। वो जो भंगड़ा डालते थे उसका एक अलग मजा था। तो फिर साथ साथ अब आप देखें फिर कराची के साथ क्या हुआ, कराची मुसलसल जो है 2 इवेंट्स जिस तरह हारा, फैंस बिल्कुल मायूस नाराज हो गए। कोयटा ग्लैडिएटर्स, उसमें बड़ी तब्दीलियां हुई। पिछले सीजन में सरफराज को आपने कप्तानी से हटाया, सरफराज बिल्कुल गायब हो गए। ये वही सरफराज थे, उनकी टीम थी नदीम उमर साहब की, लेकिन बहुत सारी तब्दीलियां हो गई हैं। लेट्स सी व्हिच थिंग विल हैपन वेरी प्रोग्रेसफुली। तो ये एक बड़ा प्रोग्रेसफुली सवाल था। ठीक है। अच्छा, लास्ट एडिशन में अगर हम देखें तो मुल्तान सुल्तान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और शायद अभी तक वो उस तरह से टीम अनाउंस नहीं कर सके हैं। उनके जो टीम के ऑनर हैं उनकी भी डिफरेंट स्टेटमेंट्स हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर सामने आ रही, कभी किसी गाने के हवाले से, कभी ट्रॉफी की अगर रुनुमाई किसी शो पर कर दी गई है तो वो काफ़ी तनकीद कर रहे हैं कुछ मामला पर। जी ताबिश, आप सुन पा रहे हैं? ताबिश मीर से एक बार फिर से रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान सुपर लीग का ये 10वां एडिशन है जिसको हम आज डिस्कस कर रहे थे, और लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान इफ्तिताही मैच जो है वो होने जा रहा है और कितना बड़ा ये मुकाबला होगा इस हवाले से भी हम बात करेंगे। ताबिश मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, मुल्तान सुल्तान हमने देखा कि लास्ट ईयर भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, अभी शायद टीम की अनाउंसमेंट वो उस तरह से नहीं कर सके हैं, उनके जो टीम के ऑनर हैं वो भी डिफरेंट स्टेटमेंट देते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। कभी गाने को लेकर उन्होंने तनकीद की है, कभी जो ट्रॉफी की रुनुमाई हुई PSL की वो किसी शो पर हुई तो उस पर भी उन्होंने काफ़ी एतराज़ किया। बिल्कुल, देखें ये एतराज जो है फ्रेंचाइज ओनर्स अगर करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो मामला होते हैं। बेसिकली अगर मैं देखूं ये जो लीग क्रिकेट है ना अनवर, मैं आपको इस हवाले से बताऊं और आपके देखने वाले नाजरीन को भी इस हवाले से आगाह करूं कि ये जो लीग क्रिकेट है ना ये बड़ी डिपेंड करती है स्पॉन्सरशिप और बेसिकली जो आपके फ्रेंचाइज ओनर्स होते हैं उनकी वजह से ही जो है एक बड़ा कैपिटल आता है जिसकी वजह से आप ये बड़ी लीग जो है करा सकते हैं। मैं सब समझता हूँ कि एक बड़े भारी जो है कीमत देने के बाद जो है फ्रेंचाइज ओनर जो है टीम का सिर्फ लेबल परचेज करता है, फिर वो खिलाड़ी मैनेजमेंट सारी चीजें वो खुद करता है। तो इसमें अगर कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, हमने देखा जब चेयरमैन PCB तब्दील होते रहे तो उसकी वजह से PCB का जो सबसे बड़ा ब्रांड था PSL उस पर असर होने लगा। अब यही बात की जा रही है, मैं देख रहा हूँ पिछले 6-8 साल से जो फ्रेंचाइज ओनर है वो यही कहते हैं कि PSL और PCB के जो दोनों जॉनराज उसको अलग होना चाहिए, उसको डील करने वाले चेयरमैन अलग होना चाहिए, उसके मामला को एक अलग तरीके से देखना और इन तमाम तर मामला के लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक साथ बैठना चाहिए। वो आया
फ्रेंचाइज ओनर्स हो, वो चेयरमैन पीसीबी हो, और वो पीसीबी की वो आला मैनेजमेंट जो हमेशा बड़े बड़े फैसले करने की सलाहियत रखती है। तो उनका एक हद तक जो मानना है वो बिल्कुल जायज है। पड़ोसी ममालिक में आईपीएल शुरू हुआ, आप उसको देख लें, उस आईपीएल के बदौलत हिंदुस्तान ने बड़े बड़े बना लिए, वहाँ ब्रांड एंगेजमेंट हुई। तो ये तमाम चीजें एक जानिब होती रही। तो पीएसएल के जरिए भी, जैसे पीएसएल के पास उसके अपने ब्रांड्स वो लॉन्च कर रहा है, उसको यकीनी तौर पर यहाँ ब्रांड लॉन्चिंग करने के साथ साथ खिलाड़ियों की प्रमोशन वो बड़ी जरूरी है। और पीएसएल के होने के बाद आप इस बात पर जो है नजरसानी लाजमी करें कि आया पीएसएल के आने के बाद के टैलेंट में मजीद इजाफा हो या कमी हुई। क्योंकि मुझे तो पिछले 10 साल में जब से पीएसएल आया वो चंद ही नाम दिखाई दे रहे हैं, बाबर आजम समेत, कि वही नाम चल रहे हैं। आपने इसके बाद कोई प्रोग्रेस किया नहीं, क्योंकि आपकी डोमेस्टिक मुसलसल नजरअंदाज हो रही है। तो पीएसएल इज अ ब्रांड ऑफ पाकिस्तान, बट डोमेस्टिक इज अ मेन ग्रास रूट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। आप उसको इग्नोर ना करें। जो भी मैनेजमेंट आती है, जो भी चेयरमैन आते हैं, उनको चाहिए कि वो डोमेस्टिक को लेकर पीएसएल के साथ कोलैबोरेशन और उसको एक बड़ा ब्रांड बनाए। अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की वो क्रिकेट जो 80 से 92 और 92 से 2009 और 2009 से 2017 तक शानदार रही, उसको मजीद ठीक है। बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और पहला मैच जो होने जा रहा है वो लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान ये मैच होगा। मैचेस के हवाले से हमने आपको अपडेट किया है। रावलपिंडी में 11 मैचेस होंगे, लाहौर में 13 मैचेस हैं। इसके अलावा कराची और मुल्तान में 5-5 मैचेस देखने को मिलेंगे। और उम्मीद यही की जा रही है कि बड़ा ज़बरदस्त ये टूर्नामेंट होगा। पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा जो ब्रांड है, क्रिकेट इवेंट है, वो पाकिस्तान सुपर लीग है, जिसका 10वां एडिशन होने जा रहा है। और उम्मीद हम ये करते हैं कि इस 10वें एडिशन के बाद पाकिस्तानी टीम को, नेशनल टीम को कुछ ऐसे प्लेयर्स भी मिलें जो पाकिस्तान की फतूहात में इजाफा कर सकें, पाकिस्तान को जीत दिलाने में अहम किरदार अदा कर सकें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। सूबा पंजाब में रोज़ाना तकरीबन 70 के करीब बच्चे मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अपने वालिदैन या प्यारों से बिछड़ जाते हैं। ये मासूम बच्चे अक्सर बाज़ारों, पार्क्स, अस्पतालों और रेलवे स्टेशन या फिर दीगर अवामी मकामात पर लावारिस मिलते हैं। और बदकिस्मती से इनमें से कई बच्चे अपना नाम, पता या फिर वालिदैन की तफसीलात बताने से भी कासिर होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, ईदी सेंटर्स या फिर यतीम खानों में आर्जी तौर पर रखा जाता है। इन गुमशुदा बच्चों को उनके असल ख़ानदान से जल्द और महफूज तरीके से मिलाने के लिए अब एक मरबूत कदम उठाया गया है। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने मेरा प्यारा के नाम से एक खुसूसी प्रोग्राम का आगाज़ किया है। मेरा प्यारा जदीद टेक्नोलॉजी, तरबियत याफ्ता टीमों और अलर्ट सिस्टम्स के जरिए गुमशुदा बच्चों, बूढ़ों और माजूर अफराद को तलाश करके उनके ख़ानदानों से दोबारा मिलाने में मदद देता है। इसके साथ साथ मेरा प्यारा टीम ने बच्चों में जिनसी इस्तेहसाल के ख़तरे के पेश नज़र गुड टच बैड टच आगाही मुहिम भी शुरू की है, जो कि वक्त की ज़रूरत है ताकि बच्चे ख़ुद को महफूज रख सकें और बर वक्त मदद भी हासिल कर सकें। इसी हवाले से हम मज़ीद बात करने जा रहे हैं सेफ सिटी मेरा प्यारा टीम से। हमारे साथ मौजूद हैं सदफ और फरवा, उन दोनों से हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। फरवा, आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये एक प्रोग्राम क्या है, आप पहले ये हमें डिस्क्राइब कर दीजिए, इसका बुनियादी मकसद क्या था जब इसको शुरू किया गया? बिछड़ों को अपनों से मिलवाना, गुमशुदा और लावारिस अफराद को अपने प्यारों से मिलवाने का नाम मेरा प्यारा है। ये एक बड़ा बेहतरीन इनिशिएटिव है जिसमें एक जो बच्चा गुम जाता है या किसी का कोई बुज़ुर्ग हो जाता है तो घर वालों को ही पता होता है कि उनकी क्या हालत है और उन पे क्या गुजर रही है। और एक बच्चा जो हमें लावारिस मिलता है या कोई बुज़ुर्ग लावारिस मिलता है तो उसको उसके घर वालों तक पहुंचाना ये एक बहुत बड़ा टास्क है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें मेरा प्यारा टीम अपना बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ जब भी कोई अगर हम बच्चा गुमता है या कोई बूढ़ा गुमता है, और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि जिनकी सेंसेस काम नहीं कर रही हैं, वो अगर कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं तो फिर किस तरीके कार के थ्रू उन्हें ट्रेस किया जाता है? सबसे पहले तो 15 पे अगर कोई भी हमसे रब्ता करता है उसका हम लोग एक केस बनाते हैं, एक डिजिटल केस जनरेट होता है। ठीक है। उसके बाद पुलिस, मुतलका थाने की पुलिस को वहाँ पे डिस्पैच किया जाता है, उन्हें भिजवाया जाता है। साथ ही साथ जो विक्टिम की फैमिली है, मतलब कोई जो लापता हुआ है, उस फैमिली के साथ हम इन टच रहते हैं। यहाँ से अब मेरा प्यारा टीम का काम शुरू हो जाता है। सबसे पहले हम उनसे उनकी एक तस्वीर लेते हैं जो भी लापता हुआ होता है, फिर हम उसका एक बैनर जनरेट करते हैं। उसके अंदर तमाम ज़रूरी मालूमात लिखी होती हैं, जो सरपरस्त का नाम है, बच्चे का नाम या बुज़ुर्ग का नाम है,
उम्र वगैरह, कहाँ से लापता हुआ है, मुकम्मल रिहाइश का पता क्या है, इस तरह की तमाम ज़रूरी मालूमात लिख के हम उसका एक बैनर बना देते हैं और सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं। इसके अलावा हमारे डैशबोर्ड में काफ़ी जदीद फीचर भी ऐड हैं, उसके अंदर भी हम सारे वेयर अबाउट्स फॉर्म वगैरह फिल करते हैं और यहाँ से भी ट्रेसिंग का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। सदफ, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो आपका सोशल मीडिया कैंपेन्स हैं वो किस तरह से आप लोग रन कर रहे हैं, अवेयरनेस के लिए किस तरह से काम किया जा रहा है ताकि लोगों तक ये बात पहुँचाई जाए कि मेरा प्यारा टीम किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से उनके प्यारों को एक बार फिर से उनसे मिलवा रही है? जी, सोशल मीडिया जो एक गुड प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू जो है मतलब इजीली हम जो है ट्रेस कर सकते हैं, मतलब इजीली एक्सेसिबल है और लोग जो है वो सोशल मीडिया जो है हर कोई यूज़ कर रहा होता है। जैसे हमें 15 पे कॉल रिसीव होती है तो उसका केस जनरेट करने के बाद हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हमने उसका बैनर जनरेट करना है, जो भी गुमशुदा शख्स है या लावारिस मिला है उसकी पिक्चर लेके, उसके साथ उसकी सारी डिटेल्स, उसका नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है। और जैसे ही हम सोशल मीडिया के हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप पे हमें क्वेरीज आ रही होती है, मेरा प्यारा फेसबुक का पेज है, मतलब गुड मतलब प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इजीली हमारे जो केसेस हैं जो ट्रेस हो जाते हैं, विद इन अ फ्यू मिनट्स भी हो जाते हैं। जैसे हम बैनर अपलोड करते हैं तो वो लोग जो उसको देख के बता देते हैं कि ये तो वही शख्स है जिसको मैंने अपनी गली में देखा था या इसको मैं जानता हूँ या ये यहाँ पे मौजूद है। मतलब एक ऐसा गुड सोर्स है जिसके थ्रू हमें बड़ी ईजीली हेल्प होती है कि बच्चे हैं या बूढ़े अफराद हैं जो ऐसे मेंटली चैलेंज, जो अपना नाम नहीं बता पा रहे, लोग उनको देख के पहचान लेते हैं कि ये अच्छा यही बच्चा था, ये हमारी गली में था, ये यहाँ पे मौजूद है, तो वो ईजिली ट्रेस हो जाता है। ठीक है। फरवा, ऑन डेली बेसिस आपने किस तरह से देखा इन तमाम केसेस में, डेली बेसिस पर कितने ऐसे बच्चे हैं, कितने ऐसे वाक़यात हैं जो पेश आते हैं, और अगर हम स्पेसिफिकली किसी एरिया की बात करें तो कोई ऐसा एरिया भी आप लोगों ने मॉनिटर किया कि यहाँ पर ज़्यादा इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं? तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे 50 से 60 बच्चे तो हमारे पास, बच्चे और बुज़ुर्ग मिला के तमाम रिपोर्ट होते हैं जो कि लापता हो जाते हैं या हमें लावारिस मिलते हैं। इसके अलावा कोई स्पेसिफ़िक पॉइंट इस तरह से मेंशन तो नहीं मैं करूँगी, लेकिन ये कि हम उसकी एक एनालिसिस करते हैं, डाटा एनालिसिस किया जा रहा है रोज़ाना की बुनियाद पे कि किस एरिया से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, फिर उस डिस्ट्रिक्ट के डीपीओ को वो हम केसेस भिजवाते हैं, उन्हें वो एरिया स्पेसिफाई करते हैं कि ये रेड जोन है, यहाँ से बेशतर बच्चे जो हैं लापता हो रहे हैं और इस पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और उस चीज़ को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, उस पर इकदाम लेने चाहिए कि यहाँ से इतने बच्चे क्यों लापता हो रहे हैं। ठीक है। और अगर किसी भी शख्स की कोई कंप्लेन ही जनरेट नहीं हुई, किसी बच्चे की कंप्लेन जनरेट नहीं होती है, किसी बुजुर्ग की कंप्लेन जनरेट नहीं होती है और वो आपको मिल जाते हैं, तो फिर उनको किस तरह से आप हैंडल करते हैं, जो अपना एड्रेस भी नहीं बता पा रहे हैं, जो अपना नाम भी नहीं बता पा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि जो बच्चा लापता हो गया उसे तो हम सोशल मीडिया कैंपेन के थ्रू तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो एक मिल गया है वो अब अपने प्यारों के पास नहीं है, उसकी टेक केयर करना, उसको एक शेल्टर प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है इटसेल्फ। उसके सबसे पहले तो पहली प्रायोरिटी तो ये होती है कि हम फैमिली को ट्रेस करें। बच्चे से सवालात किए जाते हैं, बुज़ुर्ग से सवालात किए जाते हैं, लेकिन अगर कोई इस तरह की स्टेट में है कि वो अपने बारे में कुछ भी नहीं बता पा रहा, तो फिर हम उसका वही एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करते हैं कि बैनर वगैरह बना के सोशल मीडिया पर लगाते हैं और उसके अलावा साथ ही साथ पुलिस जो है मुख्तलिफ इर्द गिर्द के इलाकों को जो है वहाँ पर फैमिली को ट्रेस करने की कोशिश करती है, क्योंकि सबसे पहली हमारी जो प्रेडिक्शन होती है वो यही होती है कि मे बी इर्द गिर्द के इलाके से ही ना लापता हुआ हो। सबसे पहले इर्द गिर्द के इलाके को मॉनिटर किया जाता है, वहाँ से देखा जाता है कि वहाँ से तो लापता नहीं है। फिर अगर विद इन 24 आवर्स हमें फैमिली हम ट्रेस करने में कामयाब नहीं होते हैं तो फिर हमारी दूसरी प्रायोरिटी होती है कि उन्हें किसी शेल्टर होम में हम भिजवाएं। और यहाँ पर ये सिलसिला ख़त्म नहीं होता, हम इस चीज़ को कंटिन्यू रखते हैं सोशल मीडिया। ठीक है, इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। भी बराह रास्त हमें जाना है, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स कॉन्फ्रेंस आज से शुरू हो चुकी है, जिसमें मेहमानों की आमद का सिलसिला भी कुछ देर पहले जारी था। बराह रास्त वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात एक मरतबा फिर से मंजर आम पर आ गए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की जानिब से किए गए मुतनाज़ा बयान के बाद पार्टी के अहम रहनुमा आतिफ खान ने खुलकर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। गुज़श्ता दिनों गंडापुर ने एक सोशल मीडिया इंटरव्यू में बाज़ पार्टी रहनुमाओं को तनकीद का निशाना बनाया और आतिफ खान पर भी तंज़ किया। इस बयान के बाद हमने देखा कि पार्टी के अंदर कशीदगी में इजाफा हुआ, जिसकी गूंज PTI के व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुनी गई, जहाँ गंडापुर और आतिफ खान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। आतिफ खान ने गंडापुर के बयान की तहकीकात का मुतालबा किया है और कहा है कि अगर बानी PTI ने हमारे खिलाफ को बयान दिया है तो फिर उसकी तस्दीक भी ज़रूरी है। मजीद उन्होंने कहा कि गंडापुर को सूबे की गवर्नेंस और अमन व अमान पर तवज्जो देनी चाहिए, ना कि पार्टी में अंदरूनी इख्तलाफात को बढ़ाने पर तवानाइयाँ सर्फ की जाएँ।
ये इख्तलाफात पार्टी के अंदर ही नहीं हैं बल्कि अवामी सतह पर भी इस वक्त ज़ेर बहस हैं, जिससे PTI की क़यादत की यकजहती पर सवालात उठने लगे हैं। आतिफ खान ने गंडापुर के बयान पर कोई बराह रास्त रद्द-ए-अमल नहीं दिया, लेकिन इस सूरत हाल ने पार्टी में मज़ीद दरारों का इम्कान भी जाहिर किया है। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई ने हमें शो में ज्वाइन किया है। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। PTI के अंदर बढ़ते हुए इख्तलाफात के बारे में आपकी इस हवाले से क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इख्तलाफात पार्टी के अंदर जिस यकजहती के हवाले से बात की जाती है उस पर असरअंदाज हो रहे हैं अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि इस ऐसे मौके के ऊपर कि इमरान खान जेल में है और जो बाकी पार्टी है वो एक दूसरे के खिलाफ बयानों में लगी हुई है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो हमारी लीडरशिप है उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। उनको चाहिए कि वो पार्टी के जो डिसिप्लिन है उस पर फोकस करें और जो भी डिसिप्लिन की वायलेशन करे उसके खिलाफ एक्शन ले बाकायदा तौर पर। और ये छोटे मोटे इख्तलाफात पे अगर शुरू में तवज्जो दी जाती तो ये इख्तलाफात अब यहाँ तक ना पहुँचते कि मीडिया के ऊपर उसकी ज़ीनत बनते, लेकिन उस वक्त भी इस पे सरफ नज़र किया गया। और मैं कहता रहा कि जी अगर इख्तलाफात हैं तो आप पार्टी लीडरशिप को उस पर काम करना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो जिसकी मर्जी है वो कुछ भी कह देता है PTI की तरफ से, तो ये जो सोशल मीडिया के अलगार बनी हुई है इसमें हमें बाकायदा तौर पे बताना चाहिए कि हमारा कौन सा सोशल मीडिया है और वो दूसरा कौन सा सोशल मीडिया है जो से अपने मजे ले रहा है और इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके डॉलर कमा रहा है। तो ये सारी चीज़ों का भी डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है। मैं अगेन आपके वसातत से भी वैसे भी मैं कह चुका हूँ अपने मरकज़ी लीडरशिप को कि ये चीज़ें बड़ी क्लियर होनी चाहिए। इस वक्त हमारा कोई झगड़ा नहीं है रियासत के साथ या मिलिट्री के साथ जो हमें बताया जा रहा है, जिसका फायदा उठाकर नून लीग मजे ले रही है। हमें किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, हमारा सिस्टम के साथ झगड़ा है और हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर एक आज़ाद ऐसा सिस्टम हो जो जमहूरियत मुस्तहकम हो, जिससे पार्लियामेंट की बालादस्ती हो, जिससे आइन की बालादस्ती हो। हम उसके लिए लड़ रहे हैं और वो बदकिस्मती से इस वक्त मुल्क में अंदर ना जमहूरियत है, ना पार्लियामेंट की बालादस्ती है, ना अदालती निज़ाम पे अमल दरामद हो रहा है, ना उसकी कोई अहमियत हो रही है। तो हम अगर इस निज़ाम के लिए नहीं लड़ेंगे तो मुल्क आगे चलेगा कैसे? लेकिन शौकत साहब, अभी जिस तरह से अली मीन गंडापुर की स्टेटमेंट है, अभी क्या इस पर तहकीकात होंगी कि क्या वाकई बानी PTI ने इस हवाले से कोई बात की है जो कि आतिफ खान भी कह रहे हैं कि फिर तहकीकात कराई जाएं और फिर इससे भी आपको लगता है पार्टी की सफ़ों में मजीद दरारत तो आएगी? नहीं, अब कोई दरार नहीं आने वाली। अब मेरे ख्याल से जो पार्टी की लीडरशिप है, बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने मुलाकात की थी CM साहब के साथ, फिर उसके बाद पार्टी के दीगर लीडरशिप के साथ, और मेरे ख्याल से इस मामले को थोड़ा सा कूल डाउन कर दिया गया है और ये अच्छी बात है। मैं अगेन ये कहूँगा कि पार्टी को डिसिप्लिन पे फोकस करे। पार्टी अगर पार्टी में डिसिप्लिन खत्म हो गया ना तो फिर ये चीजें और भी बड़ी मुश्किलात पैदा करेंगी और वर्करों के अंदर एक लावा पक रहा है और वो ये समझ रहे हैं कि ये जो पार्टी के लीडरशिप है मौजूदा, ये उनकी एक तवक्कात पे पूरा नहीं उतर रही। तो ये जो तासुर है ये खत्म होना चाहिए और फैसले करें, बर वक्त फैसले करें, दबंग फैसले करें और मुल्क के मफाद को देखकर फैसले करें, तो इंशाअल्लाह ताला वर्कर उनके साथ होंगे। वरना जो लावा पकड़ा मैं देख रहा हूँ, ऐसा ना हो कि बगैर लीडरशिप के ये वर्कर निकल आए, वो बड़ा खतरा होगा। तो मैं लेकिन जिस तरह से अली मीन गंडापुर ने स्टेटमेंट भी दी कि आतिफ खान ने खराब कारकर्दगी की बिना पर अपना ओहदा खो दिया, इस पर अगर हम सिर्फ आपका मौक़िफ़ पूछें तो आपका मौक़िफ़ क्या है? क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ है? मैं झंझट में नहीं पड़ना चाहता। मैं ये कह रहा हूँ कि चूंकि बैरिस्टर गौहर साहब अब एन हो चुके हैं, उन्होंने दोनों फरीकों से बात कर ली है और दोनों को किसी भी बयानबाजी से रोक दिया है, तो मेरे ख्याल से अब हमें उसको हवा देने की जरूरत नहीं है। हम जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है और अब इंशाल्लाह आगे इससे ज्यादा और होना नहीं चाहिए। पार्टी को सिर्फ इन चीजों पर फोकस करना चाहिए। और दूसरा ये कि कोई लाएमल बनाए, इस वक्त हमें कोई लाएमल का इल्म नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वर्कर परेशानी के आलम में है, वो पूछ रहे हैं, बार बार हमसे पूछ रहे हैं, तो हम क्या जवाब दें? तो पार्टी को चीजें जो है ना बड़ी क्लियर अंदाज में आगे लानी चाहिए और लाएमल बताना चाहिए कि हम आगे क्या कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त मुझे जो मौलाना साहब के साथ जो इत्तेहाद है वो भी मुझे कोई बेल्ट मुंडे चढ़ते नहीं दिखाई दे रहा।
और अगर ये इत्तेहाद नहीं होता है तो क्या हमारी जो अपनी स्ट्रीट पावर है वो कहीं हम ना खो दें, क्योंकि हमारे पास अपनी स्ट्रीट पावर है, लेकिन अगर आप उस पर फैसले नहीं करेंगे, कोई लायमल नहीं बनाएंगे, वर्करों को चार्ज नहीं रखेंगे, तो ये तो इस रियासत के लिए भी बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, क्योंकि लोग बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ अटैच है नौजवानों की। और 2 दिन पहले पेशावर में यूथ का कन्वेंशन हुआ है, और ये लोग, इनके अंदर बहुत बड़ी वो है, मतलब एक जज्बा है। तो ऐसा ना हो कि लीडरशिप पीछे रह जाए, वर्कर आगे निकल जाए और फिर कोई कंट्रोल करने वाला भी ना हो। तो मेरी जाती राय ये है कि जो तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी अब खत्म होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसी इशू पर शहराम तरकई साहब की भी अगर बात कर लें, उन्होंने भी कहा कि इस तमाम तर मामले को इन्वेस्टिगेट जरूर कराना चाहिए। आतिफ खान की बात कर रहे हैं, शहराम तरकई का नाम भी सामने आ गया, कामरान मंगश का भी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कैंप बन चुका है अली मीन गंडापुर के खिलाफ। पहले ये तीनों लोग अलग थे और अब ये भी इकट्ठे हो चुके हैं अली मीन गंडापुर की मुखालफत में। देखें, अली मीन गंडापुर हो या कोई और हो, उनकी मुखालफत कोई भी करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, जब तक इमरान खान का एतमाद हासिल हो ना किसी को भी, तो आपको पता है इस पार्टी में 10 ग्रुप भी बन जाए ना तो उस ग्रुपों की कोई अहमियत नहीं होती है। लोग वर्कर उनके साथ नहीं होते हैं। ये आपको ऊपर ऊपर ग्रुप नजर आते हैं, वर्कर ग्रुप बंदी नहीं कर रहे हैं, वर्कर इमरान खान के साथ अटैच हैं। तो ये जहन में रख लें कि जो ग्रुपिंग बनती भी है ना तो उसका कोई पार्टी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। वर्कर मुतहद हैं, इमरान खान की कॉल पे निकलते हैं, पहले भी उनकी कॉल पे निकले थे, आज भी अगर इमरान खान कॉल देगा तो लोग निकलेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लीडरशिप है ना, उन्होंने जो अभी कंट्रोल किया है कि जी बयानबाजी ना हो, ये ना हो, वो ना हो, ये चीजें बहुत पहले करनी नहीं चाहिए थी। और आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि डिसिप्लिन पर फोकस करें, लायमल दें वर्करों को, उनको हर चीज से बाखबर रखें, तब जाके जो है ना मामला दुरुस्त होंगे। यह ना हो कि अचानक वर्कर निकल आए और फिर कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा उसको, क्योंकि ये सारे नौजवान है, यूथ है पाकिस्तान की। तो कितने यूथ को आप जेलों में डालोगे, कितनों को मारोगे, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। तो क्यों उस तरफ हम वो जा रहे हैं, इस मुल्क को ले जा रहे हैं। तो तमाम इदारों से मैं अपील करता हूँ कि इस वक्त मामला बहुत ज्यादा वो है, वर्क यानी आम आदमी जो है वो पिस रहा है। एक तो हुकूमत रिलीफ नहीं दे रही है, और आप मतलब ये कि ऊपर से जो वज़रा साहिबान है आए रोज बयानात कि जी महंगाई खत्म हो गई, चीजें सस्ती हो गई। जब मार्केट में आप जाए ना, चावल की कीमत में कमी आई है, ना दालों की कीमतों में कमी आई है, ना घी कम हुआ है। शौकत साहब, वो तो ये कहते हैं कि महंगाई बढ़ने की जो शरह है हम अभी उसमें कमी लाए हैं, वो तो ये एग्री करते हैं। नहीं तो उनको पहले तो ये बताना चाहिए था ना कि इमरान खान के दौर में 12% थी, ये 36% पे आप क्यों लेकर गए? तो आप ना लेकर जाते, आप इसका मतलब नालायक हैं। तो आप 36% को रोक कर आप कह रहे हैं कि जब मजीद आगे नहीं जाएंगे, तो आप क्या लोगों को मारना चाहते हैं? वो फिर अपने पुराने टेन्योर के फैक्ट्स एंड फिगर्स निकाल कर ले आते हैं। वो 2015, 16 और 17 के फैक्ट्स और फिगर्स लेकर आते हैं कि तब बिजली की प्राइस क्या थी, तब डॉलर की प्राइस क्या थी, जब खान साहब आए तब महंगाई हो गई। तो फिर वो टेन्योर टू टेन्योर लगता है हमें, वो डिस्कशन में जाएंगे तो बड़ी लंबी हो जाएगी। अच्छा, आपके ख्याल में अगर गंडापुर साहब की सूबे की गवर्नेंस के हवाले से बात की जाए, अमन अमान के हवाले से बात की जाए, इस पर पहले तनकीद होती थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। मुस्लिम लीग नून इस पर बड़ा तनकीद करती थी कि सूबे की गवर्नेंस पर ध्यान नहीं है, उनका ध्यान रैलियों पर है, उनका ध्यान धरने पर है, या उनका ध्यान है सिर्फ बानी पीटीआई को जेल से निकालने में। तो अभी तो विद इन द पार्टी भी यही तनकीद अली मीन गंडापुर साहब पर हो रही है कि सूबे की गवर्नेंस पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, अमन अमान पर कोई ध्यान नहीं है, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर वो काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये तो एक प्रोपेगेंडा है ना। बाकी जो इस वक्त जो तरक्याती काम केपी के अंदर हो रहे हैं, या जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हुई है केपी के अंदर, इस वक्त हम सरप्लस में जा रहे हैं, इसके बावजूद कि हमारे 2000 अरब रुपए जो है वो वफाक ने पकड़े हुए हैं, और हमारे ऊपर 750 अरब का टोटल कर्जा है खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर। 2000 अरब वफाक ने पकड़ा हुआ है। अगर वो दे दे तो एक तो ये सूबा जो है ये टैक्स फ्री हो जाएगा, दूसरा है कि उस पैसों से हम अपनी पुलिस को मजीद स्ट्रेंथन कर सकते हैं, अपने सिक्योरिटी इदारों को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, लेकिन नहीं दे रही है वफाक। तो वो तनकीद करने से पहले ये जरूर सोचे कि वो क्या कर रही है। यहाँ तो सारे काम हो रहे हैं, यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो तरक्याती कामों के लिए जो पैसा रखा जाता है
सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन या सबसे ज़्यादा खर्च जो है वो पैसा वो खैबर पख्तूनख्वा में, वो आप किसी भी सूबे से रिकॉर्ड मंगवा लें कि अब तक जो पैसा लगा है वो सबसे ज़्यादा का किस सूबे में लगा है और सबसे ज़्यादा तरक्याती काम किस सूबे में मुकम्मल हो रहे हैं, तो आपको खैबर पख्तूनख्वा ही नज़र आएगा। तो ये तो एक प्रोपेगेंडा है जो हो रहा है अली अमीन गंडापुर के खिलाफ, लेकिन उस प्रोपेगेंडे से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हालांकि उनको बताया गया है कि जितना आप काम कर रहे हैं उसका 5% भी अगर आप अपनी पब्लिसिटी करा लेंगे तो इससे आपके और बेहतरी आ जाएगी, लेकिन वो पब्लिसिटी नहीं कराना चाहता। ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो तशहीरी मुहिमात हैं वो ज़्यादा पंजाब हुकूमत की तरफ से की जा रही हैं। आपके मुताबिक यहाँ पर काम कम है और उसकी एडवर्टीजमेंट फिर ज़्यादा की जा रही है, जो कि अली अमीन गंडापुर साहब नहीं कर रहे हैं। देखिए, पंजाब के अंदर तो सारे टिकटॉक शुरू है ना, वहाँ तो जो भी पुराने जो स्कीमें हैं, पुरानी वो पॉलिसियाँ हैं, उनको उठा कर नए अंदाज में पेश करना, यही सारा तो यही हो रहा है, कागजों में हो रहा है और मीडिया के ऊपर हो रहा है। बाकी ज़मीनी हक़ाइक़ तो आप खुद जो भी पंजाब से हैं उनसे पूछ लें आप कि कहाँ पे कुछ क्या हो रहा है, सारी बातें हो रही हैं। हम तो पंजाब में तो कल पंजाब से होकर आया हूँ, लोग कहते हैं कहाँ हो रहा है ये काम, ये बीवी कहाँ होती है। ये सिर्फ देखे ना, एक अभी परसों मैंने एक वीडियो देखी है, मैं तनकीद नहीं करना चाहता, अच्छी बात है वो करें, आप उनकी मर्जी है, उनकी हुकूमत है, लेकिन बाकायदा तौर पे कैमरा और उनके ऊपर फोकस है और वो बता रही है, दस्तखत कर रही है, इस तरह देख रही है, कहते ठीक है, हाँ कहते हैं ठीक है, कहते ओके। तो अब ये चीजें हो रही है। तो अब अगर जाली वीडियो बना के लोगों को करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं। देखिए, लोग आजकल बड़े शऊर वाले हैं, ये मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया ने इतना शऊर दिला दिया है कि अब इन चीजों को आप कोई भी बंदा गलत काम करेगा तो लगेगा कि ये गलत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफ साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ पंजाब ने एक अनोखा और मिसाली इक़दाम उठाते हुए सूबे भर के 35 सरकारी अस्पतालों में मुस्तकिल मेडिकल सुपरिटेंडेंट MS की तैनाती के लिए उम्मीदवारों से 2 घंटे का तहरीरी इम्तिहान ले लिया है। और दिलचस्प बात यह है कि 3 बार मुख्तलिफ अस्पतालों में MS के ओहदे पर फाइज रहने वाले ग्रेड 19 और 20 के सीनियर डॉक्टर्स भी इस 2 घंटे के तहरीरी इम्तिहान में शरीक हुए। यहाँ तक कि वो डॉक्टर्स भी जिन्हें 20 साल से ज़्यादा का पेशा वराना तजर्बा हासिल है, तहरीरी पर्चा हल करते दिखाई दिए। ज़राए के मुताबिक टीचिंग अस्पतालों में MS की पोस्टों पर अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों से DHO ज़िला हेल्थ ऑफिसर लेवल का तहरीरी इम्तिहान लिया गया, जिस पर कुछ हलकों में हैरत भी है और साथ ही साथ तनकीद का इजहार भी किया जा रहा है। मजीद ये कि कई उम्मीदवारों को तहरीरी इम्तिहान की इत्तला ही बर वक्त नहीं मिली। पंजाब के 35 अस्पतालों में मुस्तकिल MS तैनात करने के लिए मजमूई तौर पर 192 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें जमा करवाई हैं। अब तहरीरी इम्तिहान के नताइज की बुनियाद पर ही शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के फाइनल इंटरव्यूज़ लिए जाएंगे। ये इकदाम शफाफियत और मेरिट को यकीनी बनाने की एक कोशिश के तौर पर सामने आया है। ताहम इससे जुड़े कई सवालात भी उभर रहे हैं जिनके जवाब जानना ज़रूरी है। मैं ज्वाइन कर रहे हैं न्यू न्यूज़ की ब्यूरो चीफ है मियां नवीद, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। नवीद, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ये जो सारी सिचुएशन है मैक्सिमम स्पेशलाइज्ड हेल्थ पंजाब का, ये जो तहरीरी इम्तिहान हुआ, इसका बुनियादी मकसद क्या था? अच्छा, ये बुनियादी मकसद तो इसका मुझे समझ से बालातर है कि एक ऐसा बंदा जिसका 20 से 25 साल एक्सपीरियंस है और वो कई दफ़ा हेड बतौर काम कर चुका है और इसी हुकूमत ने या इससे पहले वाली हुकूमतों ने उनको MS लगाया। अब अचानक फिर क्या याद आ गया क्योंकि उनसे फिर वो एक जिस तरह मैट्रिक का बच्चा है तो उससे फिर तहरीरी टेस्ट लिया गया। और मज़े का केस बात यह है कि जो टेस्ट अभी आपने बताया, जो टेस्ट लिया गया वो टीचिंग अस्पतालों के MS के म्यार के मुताबिक नहीं था। जिस तरह एक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर लगाए जाते हैं मुख्तलिफ तहसील के अंदर और DHO लेवल के, जो वो उनसे टेस्ट लिया गया और जो टेस्ट का म्यार था वो भी समझ से बाला था। यहाँ पर जो है वो बहुत सारे उम्मीदवारों से मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि जी ये इन्होंने सिर्फ रखा इसलिए कि अपनी मर्जी के बंदे को जो पास करेंगे, जिसको लगाना है अपनी मर्जी के बंदे को फेल करेंगे। क्योंकि हमारा तो तकरीबन जितने साल का तजर्बा और जितनी दफ़ा हम अस्पतालों के अंदर काम कर चुके, तो फिर हैरान कुन तौर पर ये प्री इंटरव्यू एक टेस्ट रखा गया, इससे जो पास होगा फिर आगे लेके जाएंगे, फिर टेस्ट होगा। इस वक्त हमारे पास बहुत कम खेप मौजूद है जनरल कैडर डॉक्टर की, जो कि अस्पतालों के MS लगते हैं। तकरीबन लोग रिटायर्ड हो चुके हैं, खेप पीछे नहीं है। तो इसके बावजूद भी जो है वो ग्रेड 20 के जो लोग हैं वो कई दफ़ा यहाँ पर MS लग चुके हैं, उनको जो है उनका टेस्ट लिया गया। अब इस वक्त अगर बात करें तो बहुत कम, लाहौर के अंदर बहुत ही कम तादाद है ग्रेड 20 के जो लोग हैं इस वक्त मौजूदा जो लिस्ट एक सामने आई है। ये वो सारे MS हैं जो कि जिनका एक्सपीरियंस भी है,
जो अस्पतालों को चलाते भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अगर इनका टेस्ट लेना है तो क्या किसी जो भी कोई महकमे का सेक्रेटरी लगता है तो उसका भी फिर टेस्ट लिया जाए ताकि उसकी भी एबिलिटी पता लग जाए कि वो महकमा सेहत या महकमा एजुकेशन को चला सकता है। तो ये बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो रहे हैं कि आप मुस्तकिल बुनियाद पर MS तो लगा रहे हैं, लेकिन आप जो है वो एक तरीका कार जो इख्तियार किया है कि आप फिर जो है वो, क्योंकि ये वो लोग हैं इन्होंने MBBS किया होता है, पहले MD कैड फिर MBBS। आपको पता है कि डॉक्टर बनने के लिए एक बड़ी तालीम हासिल करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है, आपको टाइम देना पड़ता है। ये वो सारे लोग हैं जो वो तमाम इम्तिहानात पास करने के बाद जो इन्होंने MPH किया होता है, स्पेशलाइजेशन की होती है मैनेजमेंट को चलाने के लिए, जिस तरह अस्पतालों को चलाते हैं। लेकिन फिर भी ये हैरानकुन तौर पर इन्होंने किस तरह का, और फिर सारे लोगों को इन्फॉर्म भी नहीं किया कि जिन्होंने अप्लाई किया था सारे लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया गया, और टेस्ट का जो म्यार था वो आपको मैं बता चुका हूँ इस वक्त। लेकिन क्या ये पहला मौका है कि इस तरह से फिर MS की तैनाती के लिए जो एग्जाम इस वक्त लिया गया था? ये टीचिंग अस्पतालों का जो पहला पंजाब के अंदर ये एग्जाम्पल है कि इन्होंने जो है वो पहला इस तरह का मौका है कि इन्होंने 2 घंटे का तहरीरी टेस्ट उनसे लिया। ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं री इंश्योर करना चाह रही है कि जो लोग हमने पहले कहीं लगा दिए थे एक बार फिर से उनसे इम्तिहान लिया जाए, फिर से उन्हें इस मरहले से गुजारा जाए? देखें, जब इनको भर्ती किया जाता है तब भी ये टेस्ट देते हैं, जब ये जॉब में आते हैं, जब डॉक्टर बनते हैं, जब ये डिग्री करते हैं, पता नहीं कितनी दफ़ा वो टेस्ट दे चुके हैं। टेस्ट देने की बात ये नहीं है कि टेस्ट ले लिया, टेस्ट का म्यार भी अगर आप किसी मास्टर डिग्री लेवल के बंदे को कहें कि आप और मैट्रिक का इम्तिहान का मैट्रिक कंपैरिजन ये बन रहा है, दे दें पेपर, तो वो उनसे लिया गया। बुनियादी तौर पर वो कहते हैं कि ये तजलील की गई है, हमें अपनी मर्जी के बंदे को ग्रेड जूनियर बंदे को लगाने के लिए जो है वो ये सारा किया गया। जिनका हक बनता है, जो सीनियर है, सीनियरिटी और एक्सपीरियंस को काउंट करके जो है वो इनको लगाना चाहिए, वो ये नहीं कर रहे। और ये कई दफ़ा ऐसा ही होता है कि ये इश्तिहार दे देते हैं और इस तरह के इंटरव्यू भी करते हैं, लेकिन आज तक मुस्तकिल बुनियाद पर अस्पतालों के अंदर 3 साल के लिए MS नहीं लगाए गए, जिसके हालात आज ये पहुंच चुके हैं कि खुद वज़ीर-ए-आला पंजाब जाकर जो है वो दौरे करती हैं और वहाँ पर जो फिर जो है वेस्ट मैनेजमेंट होती है। देखें, अगर आप मेरिट पे लगाना चाहते हो तो मेरिट तो फिर यही है ना कि एक्सपीरियंस देखें, एबिलिटी देखें, क्वालिफिकेशन देखें और उस बंदे को ग्रेड देखें और उस बंदे को आप लगाएं। ये भी हुआ कि तमाम उम्मीदवारों को बर वक्त इत्तला भी नहीं मिल सकी, बिल्कुल इत्तला नहीं मिल सकी तमाम उम्मीदवारों को, और बहुत सारे उम्मीदवार जो है रह भी गए हैं जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया। अब क्या बनता है, उनका टेस्ट दोबारा लेंगे या नहीं लेंगे, या वो इस दौड़ से वैसे जो है वो आउट हो गए हैं। वैसे भी इस वक्त एक बड़ा खौफ है MS लगने के लिए जिस तरह के हालात हैं, क्योंकि आप अस्पतालों को अगर बजट नहीं देंगे, अस्पतालों के अंदर आप बजट नहीं देंगे तो दवाइयाँ कहाँ से आएंगी। ठीक है, अस्पतालों के अंदर मिस मैनेजमेंट होती है, करप्शन भी है, लेकिन दवाइयों के लिए बजट भी देना। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा कि ब्यूरोक्रेसी, सेक्रेटरी हेल्थ साहब जो खुद जो है वो उन्होंने ये फैसला किया कि इनका टेस्ट लें, तो मेरा तो वहाँ पर यहाँ पर यही आपके इस प्रोग्राम में सवाल करूँगा कि क्या किसी ब्यूरोक्रेट के लिए कहीं टेस्ट लिया जाता है? वो एक दफ़ा इम्तिहान पास करने के बाद आ जाते हैं, जब वो सेक्रेटरी लगते हैं मुख्तलिफ महकमों के, एक महकमे से दूसरे महकमे, तो उनका भी फिर जो है वो इस तरह का टेस्ट लिया जाए, उनका भी जो पता लगे कि वो उनकी एबिलिटी क्या है, ठीक है। अच्छा, ये जो तहरीरी इम्तिहान दिया, हम देख रहे हैं बड़े एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, 19वें 20वें ग्रेड के हैं, उन्होंने किसी ने इस पर कोई भी किस तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया, सभी राजी हो गए, सभी पेपर देने बैठ गए। देखिए, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार इसलिए नहीं किया, उन्होंने किया है तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ज़राए बन के, लेकिन वो क्या महकमे के सामने ये बोल सकते हैं? फिर उनके ऊपर इंक्वायरी होगी, PDACT लग जाएगा, नौकरी से जाएंगे। देखिए, सरकारी मुलाजिम जो है वो इतना बहादुर नहीं होता, उसका सारा कुछ बटर एंड ब्रेड, सारा कुछ उसकी नौकरी होती है। वो बिजनेसमैन तो होता नहीं है, उसने अपनी नौकरी बजानी होती है। और जो बंदे का 25 साल या 20 साल सर्विस हो चुकी है और जिसके 3 साल सर्विस के बाकी रह गए हैं, जिसके कुछ साल बाकी रह गए हैं, तो वो क्यों ये करेगा? इस वक्त हमारे 2 बड़े अस्पतालों के MS रिटायर्ड होने वाले हैं। एक तो सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टर महमूद गौरी साहब, वो रिटायर्ड होने वाले हैं कुछ टाइम उनका। इसी तरह म्यू अस्पताल के एक्सपीरियंस MS हैं डॉक्टर इस्तेशामुल हक, वो भी रिटायर्ड होने वाले हैं। तो हमारे पास तो पीछे खेप ही नहीं है, तो आप फिर खेप ही नहीं है, और हमने वो तैयार ही नहीं किया है कि जनरल कैडर के डॉक्टर तैयार करें और आज वो हमारे अस्पताल चलाने के लिए जो है वो। तो इन तमाम डॉक्टर्स ने जो आप बता रहे हैं कि अब ज़राए बन चुके हैं, तजलील है, हमें बताया भी नहीं गया। फिर हम 2 घंटे बच्चों की तरह टेस्ट दे रहे हैं और फिर टेस्ट में हमें पूछ रहे हैं कि ABC लिख के, ABC आती है आपको? तो ये वो कैलिबर का टेस्ट भी नहीं लिया। नहीं, टीचिंग अस्पताल से आपने महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर के एक MS का जो तहसील का DOHO है उसके लेवल का आपने जो है वो उनसे इम्तिहान लिया। वो तो खुश हैं कि जी ठीक है, हम तो पास भी कर लेंगे, लेकिन ये हमारी तजरील है कि आप एट द एंड जब 2 साल हमारे रह गए तो आप कह रहे हैं टेस्ट ले लें, इनकी एबिलिटी चेक करें। तो नवीद, रिटायर होने वाले से अब ये एक नया मॉडल हमारे सामने आ गया, तो इन फ्यूचर अब आपको लग रहा है कि जो दीगर अहम तिब्बी ओहदे भी होंगे वहां पर भी जब भर्तियां होंगी तो ये टेस्टों का सिलसिला बढ़ेगा? देखिए,
देखिए जी, नए सेक्रेटरी हेल्थ साहब जो है वो अजमत महमूद साहब ने जो सिलसिला शुरू किया, हर सेक्रेटरी हेल्थ आता है उसकी अपनी एक पॉलिसी होती है, इनकी अपनी पॉलिसी है। हो सकता है ये बाकी शोबों में भी, बाकी जगहों पर भी ऐसे ही होता है, क्योंकि डॉक्टर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान, आपको पता है कि जितने भी डॉक्टर हैं ये ऐसे नहीं लगते, ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहान पास करने के बाद आते हैं। डॉक्टर लग बनते हैं, MBBS करने के बाद स्पेशलाइजेशन करते हैं, फिर जनरल कैडर के अगर डॉक्टर हैं तो वो MPH करते हैं, इस तरह की डिग्रियां इनके पास होती हैं। फिर जब ये इन्होंने सरकारी नौकरी हासिल करनी होती है, जब ये MO बनते हैं, तो फिर ये PPSC का इम्तिहान पास करने के बाद आते हैं। तो आपको पता है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास जो करता है वो ब्यूरोक्रेट भी वही है और डॉक्टर भी वही है। तो वो उनके लिए अगर म्यार की बात करें तो दोनों के लिए एक है। ऐसे नहीं इनको भर्ती कर लिया जाता, डिपार्टमेंटल कमेटी इनको भर्ती नहीं करती, ये बकायदा इम्तिहान। लेकिन अभी जिस तरह से अब ये तहरीरी इम्तिहान हो रहा है, इसकी बिना पर किसी किस्म की अगर हम किसी कानूनी या इंतजामी चैलेंजेस का खदशा को लग रहा है? कोई नहीं, चैलेंज कोई नहीं करेगा, क्योंकि किसी को अपनी नौकरी कोई नहीं खतरे में डालेगा, कोर्ट में कोई नहीं जाएगा। सिर्फ एक खतरा उनको ये है, सब लोग ये कहते हैं कि जी अपनी मर्जी के लगाएंगे और जो है वो इम्तिहान के अंदर नंबर दें ना कोई चेक का निज़ाम है कि दोबारा चेक कर सके, कोई कह सके जी मेरा पेपर चेक करवा दें। जिसको फेल करना कर दिया जाएगा और जिसको पास करना पास कर दिया जाएगा। खदशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो जूनियर ग्रेड 18 के डॉक्टर हैं, क्योंकि ये ग्रेड 20 की पोस्ट है, इसमें 19 और 20 वाला लग सकता है, लेकिन ग्रेड 18 वाला जो डॉक्टर है अगर उसको 20 की पोस्ट पर लगा दिया जाएगा, 19 की पोस्ट पर लगा दिया जाएगा, तो वो फिर जो है गैर कानूनी काम है। तो आप उनके पास एक लॉजिक आ जाएगी कि वो तो इम्तिहान में पास नहीं हुए। अब वो पास हुआ या नहीं हुआ वो तो फैसला महकमे ने अपनी मर्जी से करना है, क्योंकि अब सारी गेम तो उनके कोर्ट में है। वो जो मर्जी नंबर लगाएंगे, हमें मेरिट दिखाई दे रहा है कहीं पर, ना हमें कुछ शफाफियत दिखाई ये अभी प्री टेस्ट है, अभी इसके बाद इंटरव्यू लग करने, इसी में से कई फार्क कर देंगे, आगे फिर इंटरव्यू लग होने। अब देखें ये शफाफियत को बरकरार रखते हैं, यहाँ फिर जो है वो अंधेर नगरी चौपट राज होगा, अपनी मर्जी के लोगों को तैनात किया जाएगा, जूनियर लोगों को तैनात किया जाएगा। मुझे तो यहाँ पर यह भी खदशा है कि कुछ भी नहीं होगा, ये टेस्ट ले लिया गया, इसके बाद कुछ भी नहीं होना, ऐसे ये खामोशी इख्तियार कर ली जाएगी, कोई मुस्तकिल बुनियाद पर MS नहीं लगाए जाएंगे, और जो पहले लगे हुए हैं 3-3 माह के लिए टेन्योर के लिए, उन्हीं को कंटिन्यू किया जाएगा। मुझे ये लग रहा है कि ये कई दफ़ा महकमा सेहत ने तकरीबन कोई 5 से 6 दफ़ा ये प्रोसीजर शुरू किया है, लोगों के इंटरव्यू कंडक्ट किए हैं और उसके बाद लिस्टें बन गई हैं, लेकिन फिर भी जो है वो उनको नहीं लगाया, इंप्लीमेंटेशन फिर उस तरह से जी बिल्कुल। इस वक्त अगर लगाने हैं तो मैं तो यहाँ पर वज़ीर-ए-आला पंजाब, क्योंकि हेल्थ को बहुत देख रही हैं और खुद वो विजिट करती हैं, उनके लिए ये है कि आप देखें, सीनियरिटी देखें, एक्सपीरियंस देखें, ग्रेड देखें और उनके मुताबिक आप लगाएंगे कि किस अस्पताल में कितनी दफ़ा कोई MS ने काम किया। अगर उसने काम किया तो उसका एक्सपीरियंस तो हो गया ना, और एक्सपीरियंस आप हो गया तो फिर उसके आगे तो कोई चीज़ नहीं, सर्विसेज हैं उनको देखकर ये डिसीजन जी बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मियां नवीद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ पंजाब के इस तहरीरी इम्तिहान के इनेकाद का जो बुनियादी मकसद था वो हमने समझने की कोशिश की है कि किस तरह से अब ये तमाम जो पैटर्न है वो काम करेगा, क्योंकि ये पहला मौका है कि सीनियर डॉक्टर से MS की तैनाती के लिए तहरीरी इम्तिहान लिया गया है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे आपकी हेल्थ के हवाले से, क्योंकि गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में जिस्म में पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन एक आम लेकिन संगीन मसला बनकर सामने आता है। तेज़ धूप भी होगी, शदीद पसीना भी आएगा और बुलंद दर्जा हरारत जिस्म से नमकियात और पानी का तवाज़ुन बिगाड़ देगा, जिससे थकन भी हो सकती है, आपको चक्कर भी आ सकते हैं, दिल की धड़कन भी तेज़ हो सकती है और हीट स्ट्रोक जैसे ख़तरनाक मसाइल भी पैदा हो सकते हैं, जो कि हमने पिछले सालों में भी विटनेस किए हैं। क्योंकि गर्मी का जो दौरानिया और गर्मी की जो शिद्दत है वो पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि हर साल बढ़ती जा रही है। माहिरीन सेहत के मुताबिक गर्मी में डिहाइड्रेशन से बचने के लिए दिन भर हमें मुनासिब मिकदार में पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि जो कुदरती मशरूबात हैं और ऐसी ड्रिंक्स जो कि जिस्म को नमकियात और तवानाई फराहम करें वो भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लेकिन अब सवाल ये है कि रोज़ाना हमें कितना पानी पीना चाहिए, कौन सी ऐसी ड्रिंक्स हैं जो कि वाकई हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं और कौन सी ऐसी ड्रिंक्स हैं जो कि मार्केट में भी अवेलेबल हैं या हम घरों पे भी बना लेते हैं जो कि हमारे लिए मज़ीद नुकसानदेह हो सकती हैं। इसके साथ साथ बच्चों की बात करें, बुज़ुर्गों की बात करें और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको पानी या मशरूबात के हवाले से क्या एहतियात करनी चाहिए, इन सवालात के जवाबात जानना हर फ़र्द के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम गर्मियों में अपने जिस्म को फ्रेश रख सकें, तरोताज़ा रख सकें, महफूज रख सकें। हमें ज्वाइन करिए माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर सारा मज़हर साहिबा। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। गर्मी के मौसम में एक आम सेहतमंद इंसान को कितना पानी पीना चाहिए? जी देखिए, अगर रफली एस्टिमेशन की बात की जाए तो आपको अखबारों में या सादा अल्फाज में सुनने को मिला होगा कि आपने
8 से 9 गिलास पानी डेली कंज्यूम करना है। अगर इसको अकॉर्डिंग टू द साइंस हम लेके चलते हैं तो हमारे पास फार्मूला होता है हॉलीडे सेगर 4-2-1 कहलाता है, उसके हिसाब से हम पानी लेते हैं, ठीक है। अब अगर एक हेल्दी नॉर्मल इंसान है उसके लिए आपने 2200 से 2500 ml पानी, 2.5 लीटर तक पानी, 8 गिलास या 9 गिलास पानी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगर फार्मूला के अकॉर्डिंग उसमें एक्टिविटी फैक्टर भी डिपेंड करता है, आपका स्ट्रेस लेवल भी डिपेंड करता है और डिफरेंट उसमें चीज़ें मैटर करती हैं कि स्ट्रेस एक्टिविटी लेवल है तो वो एक्टिव लाइफस्टाइल है या सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ऐसी चीज़ें नोटिस की जाएंगी इसमें। तो हॉलीडे सेगर के अकॉर्डिंग आपका जो फर्स्ट 10 kg होता है बॉडी के लिए, उसके लिए हम 4 का रूल अप्लाई करते हैं, 4-2-1। तो उसमें 4 ml पर kg पर आवर चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 10 kg के लिए आपने 2 ml पर kg पर आवर देना होता है। नेक्स्ट जितने भी केजीज होंगे रिमेनिंग बॉडी के लिए, उसके लिए 1 ml पर केजी देखा जाता है। अब नॉर्मली लोग 8 से 10 गिलास पानी का इस्तेमाल एक आम इंसान कर सकते हैं, लेकिन बच्चों में डिहाइड्रेशन बहुत होती है। माए बच्चों में आपको कैसे पता चलेगा कि आपने बच्चों में कितने पानी का इस्तेमाल करना है? बच्चों को तो आप 8 से 10 गिलास नहीं दे सकते। अब बच्चों के वेट के अकॉर्डिंग अगर आपके बच्चे का वजन 4 किलो है तो रफली एस्टिमेशन है 100 ml पर केजी पर डे आप देते हैं, आप 400 ml पानी उस बच्चे को देंगे पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पानी दिया जाता है, ठीक है। और डिहाइड्रेशन की जो इब्तदाई अलामात हैं वो क्या होती हैं कि हमें पता चल जाए कि अब हम डिहाइड्रेट हो चुके हैं? जी देखिए, जैसे गर्मियों को सीजन है, फर्स्ट सिम्टम आपने अपने यूरिन आउटपुट से लेना है। आपकी बॉडी में इनपुट तो डिफरेंट हो जाता है कि आपने पानी लिया नहीं लिया, वो एक अलग चीज़ है। यूरिन कलर चेंज हो जाता है, बहुत डार्क हो जाता है, आप वो चेंज होगा पता चलेगा, ठीक है। उसके अलावा आपको प्यास लगेगी, आपने पानी नहीं पिया। पानी एक बार पीने से आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी, आपने एक बार पानी नहीं पिया डिहाइड्रेटेड, ये बड़ा लॉन्ग प्रोसीजर है। आप कितने दिनों से इस चीज़ को इग्नोर कर रहे होते हैं, तब होता है। आपको हेडेक के साथ साथ डिजीनेस स्टार्ट होती है, आप फेंट होना, आपको गनूदगी आती है, आपको थकावट महसूस होती है, तो ये अलामात हैं डिहाइड्रेशन की। ठीक हो गया। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हमारी स्किन भी ड्राई होना शुरू हो जाती है, ये भी एलिमेंट एक है। देखिए, जब डिहाइड्रेटेड आप हो गए हैं उसके बाद आपको फील होगा आपकी स्किन पैची है, स्किन पे वाइट कलर का आपको फील होगा, तो उस वजह से आपको स्केली स्किन होगी, पता चलेगा आप डिहाइड्रेट हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा सारा साहब, आप जैसे पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि गर्मियों का एक जो पैटर्न है बड़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, हर साल जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है। हीट स्ट्रोक के भी वाकयात बिल्कुल ऐसी हीट स्ट्रोक के भी वाकयात हैं। तो सिर्फ पानी पीना भी हमारे लिए ठीक है, या फिर जैसे हम इलेक्ट्रोलाइट्स के हवाले से बात करते हैं, नमकियात वाला पानी या कोई ऐसी ड्रिंक्स जो कि फिर हम घर में बनाएं या हम बाहर से पी सकें, वो हमारे लिए सेफ हों? देखिए, पहली बात आपने की कि हमने स्ट्रोक से बचना है, अगर तो हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन, डिहाइड्रेटेड होंगे, ब्लड का वॉल्यूम थिक हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो खून का लोथड़ा बनने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। सादा अल्फाज में बात की जाए, अगर आप वक्फे से थोड़ा पानी ले रहे हैं तो आप स्ट्रोक से बच सकते हैं। आप स्ट्रोक का इलाज नहीं कर सकते, लेकिन आप एहतियाती तदाबीर में इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। फालिज से आप बच सकते हैं, ठीक है। आप हार्ट अटैक से भी बच सकते हैं अगर आप हाइड्रेटेड रहें, ठीक है। उसके बाद हमने बात की कि हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ें आती हैं जिनमें मतलब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, शायद पानी सफिशिएंट नहीं होता गर्मियों में, जितना हम स्वेट कर रहे होते हैं। कुछ लोग अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं या उनकी आउटडोर जॉब्स भी हैं, तो जो स्वेटिंग हो रही है तो नमकियात को भी कहीं ना कहीं बैलेंस करना है। देखिए, एक आम इंसान को हाइड्रेशन के लिए पानी काफ़ी होता है, ठीक है। अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की सर्विंग अच्छी ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ से आपके वाइटामिन और मिनरल्स पूरे हो रहे होते हैं। अगर एथलीट की बात करते हैं या जो लोग हाइपर एक्टिव हैं, तो उनको इलेक्ट्रोलाइट्स एडिशनल अपनी डाइट में ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिक हमारे पास 6 आते हैं, सोडियम है, पोटाशियम है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम है, इस तरह से। तो वो बेसिक उनका फंक्शन होता है नर्व का, हमारा नर्व कनेक्शन मेंटेन करते हैं। अगर आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट नहीं होंगे तो आपकी मोबिलिटी, चलना फिरना, ये नर्व कंडक्शन एक्टिविटीज़, ये इफ़ेक्ट होंगे उससे, ठीक है। और बाज़ार से अगर लेने की बात है तो देखिए, टोटली आप किसी चीज़ को गलत नहीं कह सकते, ठीक है। जितनी भी ड्रिंक्स आ रही हैं, आपको उनकी कंपोजिशन चेक करनी है। आपने कैफिनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करना। बाकी जो एथलीट हैं या आपके पास बॉडी बिल्डर्स होंगे, आप उनको सोडियम कंटेंट वाला नहीं दे सकते। मोस्टली इलेक्ट्रोलाइट सोडियम अब देखें, एक इंसान ने लोडिंग की, उसके बाद कटिंग श्रेडिंग की तरफ आया और वो
वो कोई गलती नहीं कर रहा डाइट में, चीट डेज नहीं है, लेकिन वो उसके कट्स नहीं आ रहे। गलती उनकी ड्रिंक्स में हो रही होती है, वो जो इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे होते हैं, सबसे ज्यादा हम लाइट ले रहे होते हैं कि ड्रिंक्स हमें शायद उस तरह से हमारी फिजिक को नहीं डिस्टर्ब करेंगी। लेकिन सोडियम का कंटेंट है, सोडियम वाटर रिटेंशन करता है बॉडी में, तो वो फ्लफी बॉडी होती है जिस वजह से उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो हर इंसान की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ एक ये बड़ी प्रॉब्लम है कि हर फल में हमने कार्बोनेटेड ड्रिंक ज़रूर ऐड कर देनी होती है कि वो एक मतलब जो हमारी एनर्जी ड्रिंक्स हैं या हम सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात कर लें तो वो ऐड ज़रूर हो रही हैं, ये कितना गलत है? देखिए, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक के अलावा घर की भी अगर बात करें कि आपने अगर शरबत का भी इस्तेमाल करना है, शुगर का, चीनी का इस्तेमाल जितना किया जाएगा वो आपको हाइड्रेटेड नहीं करेगा। आपने अगर जामशरी या रूह अफ़ज़ा में चीनी मिला के पिए कि आप हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन करें, आप खुद को डिहाइड्रेट कर रहे हैं। ठीक है। आप जितने ज़्यादा चीनी लेंगे, मीठा कार्बोहाइड्रेट है, जब ये बर्न होता है हमारी बॉडी से पानी अपने साथ लेके जाता है। ठीक है, इसकी कंबस्शन के लिए भी वाटर रिक्वायर होता है, तो पानी आपकी बॉडी से जाएगा। आप जितना ज़्यादा चीनी का या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करेंगे, आप उतना ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो। ठीक है। अच्छा, एक तो आपने बताया कि अगर हम पानी का इंटेक ठीक से नहीं कर रहे हैं तो फिर क्लॉट्स होंगे ऑब्वियसली, जो कि किसी भी किस्म के अटैक की वजह बन सकते हैं। उसके साथ साथ जब हम पानी कम पी रहे हैं तो कौन सा हमारा ऐसा ऑर्गन है जो सबसे पहले डिस्टर्ब होता है? किडनीज। आपको इवन फील होता है, देखिए आप रिफाइन कर रहे हैं, डिटॉक्सिफिकेशन तो एक प्रोसेस है, लीवर ने करके दे दिया। आप इवन प्रोटीन इनटेक अपना हाई करें या कुछ भी करें तो आपके बॉडी को पानी एक मीडिया है बेसिकली, वो चाहिए जिस मीडियम में आपके जितने ज़्यादा हमारे अंदर प्रोसेस चल रहे होते हैं, वो आप फोटोसिंथेसिस एक पौधों में प्रोसेस होता है, ठीक है, आपने देखा होगा, उसके लिए भी पानी चाहिए। तो हमारी बॉडी में कितने साइकिल्स चल रहे होते हैं, उन सब के लिए आपके जितना कार्डिक सिस्टम है, आपका पल्मोनरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी के अलावा आपका रेनल, हमारा एक्सक्रीशन बेसिकली वाटर के थ्रू होती है ना, एक्सक्रीटरी बेसिकली वो डिस्टर्ब होगा तो जाके ये सारी चीज़ें इफेक्ट होंगी। लेकिन जब आप इसमें बात करते हैं कि एक इंसान को कितना पानी लेना चाहिए, हमने पहले जनरल बात की, लेकिन अगर आपके पास रेनल इम्प्लांट के या किडनी से कोई भी क्रोनिक किडनी डिसऑर्डर का पेशेंट है या एक्यूट का है, सीकेडी का, तो उसकी रेनल रिक्वायरमेंट उसके रेनल आउटपुट के अकॉर्डिंग होती है। वो 8 से 10 गिलास इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अभी जिस तरह से डिहाइड्रेशन से हमने बचना है, पानी भी हो गया, नमकियात भी हो गया, कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो इस सीजन में सबसे ज़्यादा फायदेमंद हैं? देखिए, कोकोनट आजकल आया हुआ था, कोकोनट टॉप ऑफ द लिस्ट है। कोकोनट वाटर में इलेक्ट्रोलाइट्स प्रॉपर एक जितने बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग पाए जाते हैं। इवन आप अगर 50 ml भी ले रहे हैं तो आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा जैसे हर फ्रूट सीजन के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आ रहा होता है, अगर हमें देखा जाए। अब जितने फ्रूट्स आएंगे आप देखेंगे वो पेरिशेबल होंगे, वाटर कंटेंट उनमें बहुत ज्यादा होगा, हाइड्रेशन स्टेट। आप वाटरमेलन ले सकते हैं, जैसे सिट्रस फ्रूट गए उसमें कैल्शियम था, वाटरमेलन लेंगे इसमें मैग्नीशियम होगा। अब बनाना है, पोटाशियम लेने हैं आपने, तो बनाना का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाना में अच्छी मिकदार में पाया जाता है पोटाशियम भी और मैग्नीशियम भी। उसके साथ आप पीच का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे पास फ्रूट्स आ रहे हैं, वेजिटेबल्स आ रही हैं, कद्दू, बैंगन, इन चीज़ों का इस्तेमाल भी आपके पोटाशियम और मैग्नीशियम के लेवल को बैलेंस कर सकता है। ठीक हो गया, और ये बैलेंस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया हमारे ग़ज़ाइयत डॉक्टर सारा मज़हर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी, और यकीनन जितनी भी बातें डॉक्टर साहबा ने की हैं हमें उन पर अमल भी करना है, क्योंकि मौसम की जो सख्ती है वो हम देख रहे हैं कि शुरू होने वाली है। जैसा कि आज प्रोग्राम के शुरू में भी हमने आपसे डिस्कस किया था कि जो गर्मी है उसकी शिद्दत में भी इजाफा होने वाला है। और अब एक दिलचस्प वाक़या हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, उन लम्हों को डिस्कस करने जा रहे हैं जब इंसानियत की जुर्रत और महारत सामने आती है और हमें ये एहसास होता है कि ज़िंदगी किस कदर नाजुक है और गैर मुतवक्के भी हो सकती है। ब्राज़ील की गलियों में एक वाक़या पेश आया है जो कि सिर्फ एक पायलट की महारत का किस्सा नहीं था, बल्कि इंसानियत के जज्बे का एक आला नमूना था। हमारी स्क्रीन पर ये मनाजिर हम आपको दिखाते हैं, सांता कैटरीना के शहर के ये वाक़यात हैं जहाँ एक छोटे तैयारे के पायलट ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि हर कोई ही दंग रह गया। ये मनाजिर देखकर तैयारा उड़ान भरने के फ़ौरन बाद इंजन फेल हो गया और पायलट को ऐसी सूरत हाल का सामना था जो किसी भी तजर्बेकार पायलट के लिए एक ज़िंदगी और मौत का लम्हा बन सकती थी। इस तरह की बहुत सी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं जो कि हम पहले भी इंटरनेट पर या टीवी स्क्रीन्स पर भी देख चुके हैं, लेकिन 29 साला पायलट मैथ्यूस ने अपनी गैर मामूली महारत से एक बड़ी तबाही को टाल दिया।
वीडियो में हम ये देख सकते हैं कि तैयारा बिजली के तारों के करीब से गुजरा है और सड़क पर गाड़ियां बड़ी तेज़ी से आ जा रही हैं। ऐसे में एक लम्हे के लिए महसूस होता है कि तैयारा किसी टैंकर से टकरा जाएगा, लेकिन पायलट ने घबराहट का मुजाहरा किए बगैर एक मौजज़ा दिखाया। उसने तैयारे को इतनी महारत से नीचे उतारा कि न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि इसके साथ साथ सड़क पर मौजूद जो दीगर लोग भी इस वक्त हम उन्हें देख रहे हैं उनको भी इस खतरे से बचाया। और एक ऐसी महारत का मुजाहरा था जिसका अंदाज़ा सिर्फ वही लोग लगा सकते हैं जो कि फ्लाइंग एक्सपीरियंस जिनका बहुत ज़्यादा हो, जो ऐसे हालात में अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ऐसी बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज हम पहले भी देख चुके हैं। इस हादसे के बाद पुलिस ने यह तस्दीक की कि खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई भी ज़ख्मी नहीं हुआ। तैयारा हाईवे से हटा दिया गया और उसके पुर्जे अलग करके ट्रक पर लोड किए गए। इस मंज़र को देखकर जो वहाँ पर लोग मौजूद थे वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह गए, क्योंकि अगर यहाँ पर एक छोटी सी भी गलती होती, अगर वो पायलट नर्वस हो जाता, कंफ्यूज हो जाता, तो फिर एक बहुत बड़ा सानहा भी यहाँ पर हो सकता था। लेकिन पायलट ने अपनी बेखौफी और महारत से एक ऐसी सूरत हाल को बचाया जिसका हर कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। और इस वाक़े में एक सबक ये भी है कि इंसान जब भी हम कोई फ़ैसला करते हैं, उन फ़ैसला को लम्हात में जहाँ हमें जुर्रत दिखानी होती है तो बड़ी से बड़ी जो मुश्किलात हैं वो भी शिकस्त खा जाती हैं। और ये वाक़या ना सिर्फ पायलट की हिम्मत का है, ना उसकी महारत का है, उसके सराहने का मौका, बल्कि इस बात का भी सबूत है कि ज़िंदगी में गैर मुतवक्के हालात, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जब आपके सामने हो तो किस तरह से आपको इन सिचुएशंस का सामना करना है, किस तरह से आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है और जिस सिचुएशन में आप मौजूद हैं अपने आप को भी सेव करना है। इर्द गिर्द जो लोग हैं जो इस वाक़े में मौजूद थे, जो इस हादसे का शिकार हो सकते थे, उनको भी बचाना है और मुकम्मल तौर पर अपने काम पर तवज्जो मरकूज़ रखें और किसी भी सूरत में हिम्मत ना हारें। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ है। इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।